नमस्कार, मेरा नाम है सोनू निगम और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले ही इस बात को क्लियर कर लिया था कि लगातार 3 वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। अब आपको यूट्यूब थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम लोग जो हैं अपनी 12th क्लास की ज्योग्राफी की जो दूसरी बुक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, उसका चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं। भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। तो इसका पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नहीं देखा है तो पहले वो देखो, फिर ये देखो। देख लिया है तो बाकी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया कि हम अगली वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम और सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम या सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। ये लक्ष्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लक्ष्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एक में आप देखेंगे कि कैसे जो है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सरकार ने चलाया, और दूसरा में आप देखेंगे कैसे जो है जो सूखाग्रसित क्षेत्र होते हैं उनके विकास के लिए सरकार ने कार्यक्रम चलाया। तो सबसे पहले हम पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पे थोड़ा ध्यान देंगे। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हाँ, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अच्छा देखिए, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी कि इस विकास कार्यक्रम में सरकार ने जो हिल एरियाज होते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, उनके लिए काम या उनके लिए योजना बनाने का काम किया था। दरअसल इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है पंचवर्षीय योजनाओं की एक कड़ी में। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, जो 5th 5 ईयर प्लानिंग आया था हमारे देश में 1974 में। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो है पंचवर्षीय योजना के तहत जो है प्रोग्राम्स चलते थे। मतलब 5 साल के लिए योजना बनाएंगे और फिर उस योजना पे अमल करेंगे लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए। अब सरकार पंचवर्षीय योजना नहीं बनाती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि अब योजना आयोग भी नहीं है, नीति आयोग है। तो अब सरकार जो है 5 ईयर प्लानिंग नहीं करती। खैर, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से जो है पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर ध्यान देने की जो है योजना शुरू हुई थी। अब क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कौन से क्षेत्र आएंगे? पर्वतीय क्षेत्र आएंगे। अब आपको पता है कि हमारे देश में जो पर्वतीय क्षेत्र है वो मुख्य रूप से कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, जो मिकिर पहाड़ी है, और असम का जो उत्तरी उत्तरी कछार का जो पहाड़ी है। आप देखेंगे कि जो अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा लगा हुआ जो असम का एरिया है वो पूरा पहाड़ी क्षेत्र, वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला है वो, तमिलनाडु का जो नीलगिरी है वो। इस हिसाब से आप देखोगे कि कुल 15 ऐसे जिले हैं जिसको सरकार ने इस योजना में शामिल किया था, जो पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं। आगे जाके और भी इसमें कई सारे पर्वतीय क्षेत्रों को जोड़ा गया। 1981 में जो है उन सारे पर्वतीय पिछड़े क्षेत्रों को शामिल किया गया इसके अंदर जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक थी। अब आपको पता है कि इसके अंदर हिमाचल प्रदेश और बाकी भी जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो पिछड़े हैं क्षेत्र हैं, उनको जो है सरकार ने इसमें शामिल करने की सिफारिश की गई थी। अच्छा, इस योजना में होना क्या था? इस योजना में होना यह था कि जो पहाड़ी क्षेत्र है उनके लिए हम विकास कार्य करेंगे। उसके लिए कुछ आइडिया दिए गए थे, कुछ सुझाव दिए गए थे। क्या आइडिया ये था कि पर्वतीय क्षेत्र में जो विकास कार्यक्रम होंगे वो इस तरह से लागू किए जाने चाहिए कि जिससे सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके, ना कि जो वहाँ के समृद्ध वर्ग हैं या जो जिनका विकास जो विकसित हैं या जो लोग सक्षम हैं केवल उन तक विकास का लाभ ना पहुँचे। केवल सड़कें उन इलाकों तक ना जाए जहाँ पे जो है ऑफिसेज हैं या सरकारी कर्मचारी का निवास है, बल्कि गांव-गांव तक, जो छोटे-छोटे गांव होते हैं पहाड़ों पे, वहाँ तक भी जो है किसी तरह से सड़कों को पहुँचाया जाए और बैंक वगैरह भी जो है पहाड़ी क्षेत्रों में पहुँचे। स्थानीय संसाधन का और स्थानीय प्रतिभा का विकास होना चाहिए। ये एक इसके अंदर जो है इनिशिएटिव लिया गया था कि पहाड़ी क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है, पहाड़ी क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक ये समस्या है कि वहाँ रोज़गार के साधन नहीं है, और वहाँ के जो युवा लोग हैं या वहाँ के जो लोग हैं, श्रमिक हैं, वो वहाँ से पलायन करके जो है दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में या बाकी क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो इसको लेकर जो है एक बहुत कई सारी ऐसी कहानियाँ चलती हैं कि पहाड़ जो है वो खाली हो रहे हैं, पहाड़ जो है अब सुनसान हो रहे हैं, पहाड़ों पे कोई रहना नहीं चाहता है, वहाँ से सब प्रवास करके जा रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने जो है वहाँ के संसाधनों को डेवलप करने की कोशिश की। वहाँ का जो लोकल टैलेंट है,
वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको उनको जो है विकास के अंदर शामिल करने की कोशिश की। पिछड़े क्षेत्रों का शोषण ना हो। अब इसमें आपको एक बात बताता हूँ, देखो अब पहाड़ी क्षेत्रों में आपको पता है कि वो क्योंकि पूरा जंगल वाला एरिया होता है, तो वहाँ पे जो है कई सारे वहाँ जो है लकड़ियों की तस्करी या जो लकड़ी के ऊपर आधारित उद्योग हैं उसका बड़ा जो है वहाँ पे स्कोप रहता है। तो उस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे खेल की जो जैसे प्रोडक्ट हैं, जैसे बैट है या बैडमिंटन है या हॉकी है, अन्य भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्योंकि लकड़ियों से बनती है और इन इलाकों में उस तरह की लकड़ियाँ पाई जाती हैं, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट दे के वहाँ पे जो है इस तरह के काम को शुरू करवाने की बात चल रही थी। कंपनियां बहुत सारी आईं, बहुत सारी कंपनियों ने जो है वहाँ पे अपने प्लांट लगाने की जो है कोशिश की, लेकिन उससे लोगों को हालांकि रोजगार मिला और लोगों को काफ़ी फायदा भी हो रहा था, लेकिन उस इलाकों का शोषण भी हो रहा था। कैसे? अब अगर आप लोकल पेड़ों को पूरा काट दोगे और जंगल को पूरा साफ करने की कोशिश करोगे तो जाहिर सी बात है वहाँ उसकी जो वो जो इकोलॉजी है, वो जो पूरी पारिस्थितिकी है उसमें जो है बदलाव आ जाएगा है, और पर्वतीय क्षेत्र जो है वो दरकने लग जाते हैं, उनका भूस्खलन होने लग जाता है। तो इस तरह के जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनको कार्यक्रम देना, विकास के नाम पे वहाँ शोषण ना हो इस बात का ध्यान रखने की कोशिश की गई थी। श्रमिकों तक लाभ पहुंचे और जो पारिस्थितिकी है, जो इकोलॉजी है, उसका संतुलन बना रहे। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ये इसका लक्ष्य था पर्वतीय विकास क्षेत्र कार्यक्रम का। ये अब लागू है हमारे देश में और इसी के अंतर्गत जो है पूरे पर्वतीय क्षेत्र को जो है पूरा एक शेड्यूल जो आप कहते हैं कि शेड्यूल ट्राइब के क्षेत्र में जो है लाने की कोशिश की गई थी, और उनको विकास के लिए एक सरकार जो है अफर्मेटिव एक्शन के तहत जो है वहाँ पे रिजर्वेशन जैसे नौकरियों में या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में देने की बात भी की। अच्छा, ये तो ठीक है। और दूसरा जो एक लक्ष्य क्षेत्र है हमारे देश में जो सरकार योजनाएं चला रही हैं वो सूखा संभावित क्षेत्र का विकास कार्यक्रम भी इसमें आता है। अब आपको पता है कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, जो हमारे देश का एक बहुत बड़ा इलाका ऐसा है, बहुत बड़ा आबादी ऐसी है जो उन स्थानों पर निवास करती हैं जो सूखा संभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वहाँ जल की भारी कमी है, सिंचाई की भारी कमी है, भूमिगत जल की भी भारी कमी है और जो धरातलीय जल है उसकी भी भारी कमी है, सिंचाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे क्षेत्रों का विकास करने के लिए सरकार ने जो है सूखा संभावित क्षेत्र विकास योजना कार्यक्रम चलाया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है या सूखा संभावित क्षेत्र है, यहाँ जहाँ सूखा पड़ने की संभावना लगातार रहती है, उन इलाकों में किसी तरह से रोजगार उपलब्ध कराना, ताकि जो सूखे का प्रभाव है उसको कम किया जा सके और उत्पादन के साधनों को विकसित किया जा सके। ये सब शुरू कब होता है? ये सब चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू होता है, 4th 5 ईयर जो प्लान था। इसका उद्देश्य क्या था कि भाई देखिए, सूखा संभावित क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वहाँ खेती नहीं हो सकती। हमारा जो गांव का इलाका है वहाँ मुख्य रूप से खेती की जाती है। खेती नहीं हो सकती है तो आप गाय भैंस भी नहीं पाल सकते। क्यों? क्योंकि उनको चारा भी आप नहीं दे पाओगे। तो इसलिए वहाँ किस तरह से एक अल्टरनेटिव वैकल्पिक रोजगार वहाँ शुरू किया जाए, वहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए सरकार ने ध्यान देने की कोशिश की। अब इसके लिए कैसे सरकार वहाँ रोजगार दे सकती है? या तो कंपनी बना दे और उनको नौकरियाँ दे दें। वो संभव नहीं है क्योंकि आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें जो है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है उसके आसपास होता है। तो सरकार ने क्या किया कि रोजगार देने के लिए अच्छा, आजकल जैसे गांव में मनरेगा के तहत जो है मनरेगा के तहत जो है सरकार गांव में रोजगार देती है। उस समय सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे निर्माण कार्यों चलाएं, जैसे सड़क बनाएं। तो सड़क बनाने के लिए मजदूर की ज़रूरत होगी, तो उसी गांव के लोगों को वहाँ पे नौकरी मिल जाएगी, एक तरह से मजदूरी मिल जाएगी। तालाब बनाना, सिंचाई की व्यवस्था करना, वनीकरण करना, वनीकरण मतलब जंगल, एक तरह से आप कहेंगे पौध लगाना, पेड़ों को लगाना, ये चरागाह तैयार करना। चरागाह जानते हैं ना आप, जो पशुओं के लिए जो अनाज की व्यवस्था जहाँ पे होती है, जहाँ पे चारे की व्यवस्था कराई जाती है। सड़क बनाना, मार्केट डेवलप करना। इन सब से क्या होता है कि एक अल्टरनेटिव रोजगार मिलता है, ताकि वहाँ के जो श्रमिक हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको रोजगार मिल पाए। तो सरकार ने इन क्षेत्रों में इस तरह के कार्य करने की कोशिश की और इससे जो है सरकार को काफ़ी सफलता भी मिली।
अच्छा, कृषि योग्य भूमि जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो वैकल्पिक रोजगार किस तरह से प्रदान किए जाएं, जो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट का जो एक पूरा सिलसिला है उसे कैसे चालू किया जाए, क्योंकि कृषि के ऊपर निर्भर अगर इस क्षेत्र में रहेंगे लोग तो जाहिर सी बात है कि वो अपना जीवन यापन ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की योजनाएं जो है इसमें चलाई गई थी कि किस तरह से वहाँ रोजगार दिया जाए। तो ये देखिए आपकी पर्वतीय विकास क्षेत्र कार्यक्रम क्या था और सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या था। अब पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का एक एग्जाम्पल है जो भरमौर क्षेत्र की जनजातीय विकास कार्यक्रम सरकार ने चलाया था। अब आपको पता है कि भरमौर क्षेत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो चंबा जिला है उसकी 2 तहसीलों को मिला के भरमौर जो है वो किस इलाके को हम कहते हैं, एक जनजातीय क्षेत्र है, ये एक शेड्यूल्ड जो ट्राइबल्स एरिया एक आप कह सकते हो इसे है। ये हिमाचल प्रदेश के जो चंबा जिला है उसकी 2 तहसीलें होली और भरमौर, इन दोनों को जब आप मिला दोगे तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र बनता है। 1975 में ही जो है इसे शेड्यूल्ड टाइप का दर्जा मिला था इस एरिया को। अच्छा, इस एरिया में कौन से शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं, तो जो क्या प्रोनाउंस करेंगे इसे, गद्दी गद्दी, हाँ गद्दी से आप प्रोनाउंस करेंगे, या मैं तो इसे गद्दी ही प्रोनाउंस कर पाऊंगा। जो गद्दी जनजातियां हैं वो समुदाय इस इलाके में रहती है। इस समुदाय की खासियत यह है कि ये ऋतु प्रवास करती है। ऋतु प्रवास आपको पता है ना, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ऋतु प्रवास का मतलब होता है कि मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह चला जाना। अब आपको पता है कि जो पूरा भरमौर इलाका है वो बड़ा कठोर वहाँ पे जलवायु रहता है। तो सर्दियों में जो है क्योंकि सर्दियों में अगर आप ज़्यादा ठंडे जगह पे रहोगे तो वहाँ कुछ मिलने नहीं वाला, तो आप वहाँ पे से जो है मैदानी इलाके में आ जाते हैं ये लोग। और गर्मियों में जो है मैदानी इलाके की तरफ से जो है कहाँ चले जाते हैं, थोड़े पर्वतीय क्षेत्र की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो इनका सिलसिला रहता है ऋतु प्रवास का। आपको पता है कि ये जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं और जहाँ कठोर जलवायु होती है, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ सब जगह जो है ऋतु प्रवास होता है। वो अपने क्या कहते हैं पशुओं के साथ भी जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अच्छा, इनकी भाषा क्या है, क्योंकि गद्दी जनजाति है तो इनका भाषा भी जो है गदियाली है, ठीक है। ये कुछ जानकारी है जो आपकी बुक में दी गई है। खैर, हिमाचल प्रदेश का ये जो सबसे पिछड़ा इलाका है, एक बात तो ये जो भरमौर जनजातीय क्षेत्र जिसे कहा गया है, जो चंबा जिले में है, वो हिमाचल प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका में से एक है। ये जनजातीय जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या है, बहुत पिछड़ी हुई हैं। सामाजिक और आर्थिक जो विकास है वो यहाँ पे नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ था, और बहुत ज़्यादा जो है वंचित समाज आप कह सकते हो। मतलब बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है, स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, हॉस्पिटल छोड़िए सरकारी व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं हैं, यहाँ तक कि जो इलेक्शन कमीशन के जो बूथ होते हैं ना, पोलिंग बूथ, वो भी यहाँ पे बहुत दूर दूर रहे थे। तो अब आप समझ जाइए कि कितना जो है यहाँ पे जीवन कठिन रहता होगा। अच्छा, इनका प्रमुख कार्य क्या था, करते क्या थे जब ये इतना पिछड़ा इलाका है, तो जाहिर सी बात है कोई कंपनी वगैरह तो होगी नहीं, तो फैक्ट्री वगैरह तो होगी नहीं, कृषि करते होंगे। अब कृषि भी कैसे करते होंगे, तो आपको पता ही है कि कोई डाइवर्स कृषि तो होगी नहीं, कठोर जलवायु है, तो जो भी उगा लिया वो खा लेते थे। और भेड़ व बकरी पालना इनका प्रमुख कार्य रहता था। अच्छा, ये जो पूरी योजना थी, भरमौर क्षेत्र समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम, ये जो पूरी योजना थी उसका उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य यह था कि गद्दियों के जीवन स्तर को सुधारना। गद्दी कौन जनजाति है, गद्दी जनजाति है, तो उनका जीवन स्तर किस तरह से सुधारा जाए, उनके स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है उसको कैसे ऊपर किया जाए, और डेवलपमेंट कैसे जो है वहाँ पहुँचाया जाए, बाकी इलाके की तुलना में जो अंतर है वहाँ डेवलपमेंट का जो वो पिछड़ चुका है, कैसे उस अंतर को कम किया जाए, ये इसका पूरा उद्देश्य था। अब आपको पता है कि डेवलपमेंट करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को उठाना है, जीवन स्तर को उठाना है, बीमार पड़ते हैं लोग, मर जाते हैं, शिक्षा नहीं है, तो इन सब चीज़ों को अगर सुधारना है तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ योजनाएं बनानी पड़ेंगी उस पूरे एरिया के लिए, उस पूरे क्षेत्र के लिए। तो ऐसी योजनाएं अब यहाँ पे क्या रहेंगी, तो स्कूल नहीं है तो स्कूल खोलो भाई, हॉस्पिटल नहीं है तो स्वास्थ्य सुविधाएं दो, सड़कें नहीं है तो सड़क बनाओ, पेयजल लाओ, इलेक्ट्रिफिकेशन करो, पूरा जो है वहाँ पे बिजली पहुँचाओ। इस जैसी सुविधाओं को जो है विकास करने यहाँ पे शुरुआत की सरकार ने।
अच्छा, सरकार ने शुरुआत की तो जाहिर सी बात है फ़ायदा भी मिला। तो फ़ायदा मिला वहाँ पे इस पूरी जनजातीय क्षेत्र को, लेकिन फ़ायदा जो है पूरी तरह से वहाँ सभी को नहीं मिल पाया। ये पूरा जो हिमाचल प्रदेश का जो चंबा जिला का जो भरमौर जनजातीय क्षेत्र है ये पूरा, तो आप देखेंगे कि ये जो पूरा जो है ये रावी नदी है, ये क्या है, रावी नदी है। तो ये जो पूरा विकास कार्यक्रम सरकार ने चलाया ना, तो इस विकास कार्यक्रम से केवल इन इलाके के लोगों को फायदा मिला, यानी कि जो रावी नदी के किनारे बसे हुए या रावी नदी से सटे हुए जो गांव थे उनको बहुत ज़्यादा जो है इससे फायदा मिला। जो दूर दराज के इलाके हैं जैसे ये तुंदहा क्षेत्र है और कुगती क्षेत्र है, इसके जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे विकास ज़्यादा नहीं पहुँच पाया, वो लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं। परंतु इस योजना का अधिक लाभ कहाँ मिला है? रावी नदी के साथ जो बसे हुए होली क्षेत्र और जो खड़ी क्षेत्र है मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे इसका जो है लाभ पहुँचा है, बहुत ज़्यादा पहुँचा है, बहुत फायदा हुआ है लोगों को वहाँ पे। लेकिन तुंधा और कुगती के गांव जो है अभी भी विकास से दूर हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप एक योजना तैयार करते हैं तो इसको एश्योर करें कि उस पूरी योजना का इक्वल लाभ लोगों तक पहुंचे, सभी क्षेत्र तक पहुंचे। अच्छा, इस योजना से विकास हुआ है, लाभ मिला है, कैसे पता चलता है? देखो, पता ये चलता है कि अब यहाँ केवल 10% लोग ही हैं जो ऋतु प्रवास करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहले वो लोग गर्मी में घाटी की तरफ और सर्दियों में गर्मियों में पर्वतीय क्षेत्र की तरफ, ऊंचाई की तरफ, और गर्मियों में घाटियों की तरफ आ जाते थे। मतलब ऋतु प्रवास करते थे, मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे, अपने पशुओं को लेके जाते रहते थे। अब ऐसे लोगों की संख्या केवल 10% है, यानी कि अब कम लोग ही हैं जो ये सब काम कर रहे हैं, वरना सब बाकी 90% लोग जो हैं ऋतु प्रवास नहीं करते। उनका एक स्थायी घर बन चुका है, एक स्थायी जगह बन चुका है और वहीं वो रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसका मतलब वहां स्थायी घर बन रहे हैं, लोगों को काम मिल रहा है। अच्छा, एक और चीज जो इंडिकेट करती है कि यहाँ विकास हुआ है, कैसे? महिला साक्षरता दर जो है वो बढ़कर कितनी हो गई है? 65%। मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले यहाँ की जो महिला की साक्षरता दर थी वो केवल 4% थी। आप सोचिए, 4% महिलाएं पढ़ी लिखी थी, वो बाद में बढ़ के 2011 का डेटा है ये शायद, 2011 तक 65% महिलाएं जो हैं वो साक्षर हो गई। बाल विवाह में कमी आई है, जो अंडर एज मैरिजेस थी उसमें जो है बहुत कमी आई है। अब आपको पता है बाल विवाह में कमी आने का मतलब है कि समाज वहाँ पे विकास कर रहा है, समाज जो है वहाँ पे एजुकेट हो रहा है। अब यहाँ दालों की खेती की जाती है और जो भी बाकी नकदी फसलें हैं वो भी उगाई जाती है। दालों की खेती करने का मतलब आप समझ जाइए किस तरह से जो वहाँ उस कठोर जलवायु में भी वहाँ दालों की खेती की जा सकती है। तो ये सब पूरा जो वहाँ पे सरकार का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला और कैसे जो है उस पूरे इलाके को डेवलपमेंट के साथ जोड़ा गया, सड़कों के साथ जोड़ा गया, एजुकेशन के साथ जोड़ा गया, हेल्थ सेक्टर के साथ जोड़ा गया, और अब जो है वो इलाका, उस इलाके के कुछ गांव जो हैं बहुत अच्छी तरह से जो है डेवलपमेंट के साथ जुड़े हैं। तो ये एक एग्जाम्पल ही है, एक केस स्टडी ही है कि कैसे जो है भरमौर क्षेत्र संभावित जो समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम चला के जो है सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का एक हिस्सा है वो, और आप देखिए किस तरह से डेवलपमेंट को पहुंचाया जा सकता है। इसका मतलब सरकार करना चाहे तो वो सारे पिछड़े इलाकों तक डेवलपमेंट पहुंचा सकती है, सड़कों को, स्कूलों को, हॉस्पिटल्स को पहुंचा सकती है। चलिए, एक और केस स्टडी हमें करनी है, हम अगले वीडियो में उसे करेंगे। इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी वो चैप्टर वो पार्ट 3 हो जाएगा हमारा, इसी चैप्टर का वीडियो रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि किस तरह से 95% हमारे व्यूअर वो हैं जो हमें सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप करेंगे सब्सक्राइब, अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं, लौट कर आते हैं, फिर देखते हैं, कंटेंट पसंद आता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें। बाकी धन्यवाद।